नमस्कार। हिंदी विद कंचन मैम इस YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। शब्दभेद भाग चौथा। आज का विषय है क्रिया। धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा, खा में ना जोड़ दिया तो खाना बन जाता है। पढ़ अधिक ना पढ़ना हो जाता है। जा अधिक ना जाना। लिख अधिक ना लिखना। तो जिस प्रकार यहाँ पर धातु की परिभाषा दी है उसी प्रकार यानी खा में ना जोड़ दिया तो खाना हो जाता है, यानी क्रिया बन जाती है। अभी खा क्या हुआ? खा धातु हुआ और धातु में अगर ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया बन जाती है। अभी धातु के भेद हैं 4: मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। मूल धातु। मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती हैं, उसे मूल धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ खा, पढ़, लिख, गा, जा। सामान्य धातु। धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना आदि। व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय यानी सफिक्स, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना। इसका मूल धातु क्या हुआ? पढ़। सामान्य धातु क्या हुआ? पढ़ना। और इसमें जो बदलाव आया है वो है पढ़वाना, उसे कहते हैं व्युत्पन्न धातु। अभी और एक उदाहरण देखते हैं, बुलवाना। इसमें मूल धातु है बुला, सामान्य धातु हुआ बुलाना और व्युत्पन्न धातु यानी इस बुलाना में कुछ परिवर्तन आया है बुलवाना, उसे कहते हैं व्युत्पन्न धातु, यानी हमने उसमें प्रत्यय लगाया। खिलवाना, दुलवाना आदि। अब यौगिक धातु। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती आदि। ये हुए 4 धातु के भेद। बच्चों अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण क्रिया। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। कर्म यानी
कारक नहीं होता, इसीलिए इसे अकर्मक कहा जाता है। जैसे श्याम रोता है, वह हंसता है। इन दोनों वाक्यों में रोना और हंसना क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यहाँ इनका न तो कोई कर्म है और ना ही उसकी संभावना है। रोना और हंसना क्रियाओं का फल कर्ता पर ऊपर के उदाहरणों में श्याम और वह करता है ही पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों वाक्यों में रोना और हंसना क्या है, ये क्रियाएं हैं, लेकिन ये क्रियाएं अकर्मक है, क्योंकि यहाँ इनका न तो कोई कर्म है और न ही उसकी संभावना है। कर्म का अर्थ क्या है, कारक। तो रोना और हंसना ये दो क्रियाएं, क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल जो है वो कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना। एक अक्षरी या दो अक्षरी अकर्मक धातु में लाना जोड़कर सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। फिर से पढ़ते हैं। एक अक्षरी या दो अक्षरी अकर्मक धातु में लाना जोड़कर सकर्मक क्रिया बनाई जाती है, किंतु कहीं कहीं धातु के दीर्घ स्वर को ह्रस्व तथा ओकार को उकार कर देना पड़ता है। जैसे जीना को जिलाना, रोना रुलाना। यहाँ पर इकार और उकार कर दिया है। दूसरा है, दो अक्षरी अकर्मक धातु में कहीं पहले अक्षर अथवा कहीं दूसरे अक्षर के ह्रस्व को दीर्घ करके ना प्रत्यय जोड़कर भी सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। जैसे उड़ना उड़ाना, कटना कटाना। दो अक्षरी अकर्मक धातु के दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर करके तथा आना जोड़कर सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। जैसे जागना, यानी जाग को आना जोड़ दिया जागना, जागना को आना जोड़ दिया जगाना। भीगना भिगाना। किंतु कुछ अकर्मक धातुओं के स्वर में बिना किसी बदलाव के ही आना जोड़कर भी सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती है। जैसे चिढ़ना चिढ़ाना। दो अक्षरी अकर्मक धातुओं में उकार को ओकार तथा इकार को एकार में बदलकर तथा ना जोड़कर भी सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती हैं। उदाहरणार्थ है खुलना खोलना, दिखना देखना। यानी यहाँ पर ओकार, खुलना को ओकार कर दिया तो खोलना हो जाता है, दिखना को एकार बना दिया जाता है यानी देखना हो जाता है, इत्यादि। तीन अक्षरी सकर्मक धातुओं में दूसरे अक्षर के ह्रस्व स्वर को दीर्घ करके तथा अंत में ना जोड़कर सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। तीन अक्षरी अकर्मक धातुओं में दूसरे अक्षर के ह्रस्व स्वर को दीर्घ करके तथा अंत में ना जोड़कर सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती हैं। उदाहरणार्थ उतरना उतारना, निकलना निकालना, उखड़ना उखाड़ना, बिगड़ना बिगाड़ना। कुछ अकर्मक धातुएं बिना किसी नियम का अनुसरण किए ही अकर्मक में परिवर्तित की जाती हैं। जैसे टूटना तोड़ना, जूटना जोड़ना। संरचना यानी बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया,
जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, बोलवाना, पढ़ना, पढ़वाना, खाना, खिलवाना। इसका अर्थ ये हुआ कि बोलने की क्रिया स्वयं न कर कर किसी और से बुलवाई जाती है, इसीलिए उसे बोलवाना कहा जाता है। पढ़ने की क्रिया स्वयं न करके किसी और से पढ़वाई जाती है, इसीलिए पढ़वाना कहा जाता है। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, हंस देना, रो पड़ना, झुक जाना आदि। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, चलना और देना, हंसना, देना, रोना, पढ़ना, झुकना, जाना, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तीसरा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलग से बिलगाना इत्यादि। ये संज्ञा या विशेषण में ना जोड़ने से, जैसे स्वीकार, स्वीकारना, धिक्कार, धिक्कारना, उद्धार, उद्धारना इत्यादि, तथा हिंदी शब्दों के अंत में आ करके और आदि आ को ह्रस्व स्वर करके, जैसे दुख, दुखाना, बात बतियाना इत्यादि बनाई जाती हैं। कृदंत क्रिया, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, दौड़ता, भगता, हंसता। प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य रूप: सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, विधि क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया में दो हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता से करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है, यानी मूल क्रिया के बाद आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। उदाहरणार्थ, उसने बाघ को मार डाला। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, यानी एक से ज्यादा क्रिया। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर कौन सी हुई? मारना। और उसके साथ आने वाली क्रिया जो है डालना, तो मार डालना, इसीलिए डाला यानी डालना इसे सहायक क्रिया माना जाता है, क्योंकि मुख्य क्रिया मारना है और मारने के बाद आने वाली क्रिया डालना। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं। इनमें हेरफेर से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ, वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए हुए थे, हम देख रहे थे। इनमें आना, जाना, सोना और देखना मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रधान हैं। शेष क्रिया में है, थे, हुए थे, रहे थे सहायक हैं। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह गाकर सो गया, मैं खाकर खेलने लगा।
सजातीय क्रिया कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हों, वह मन से पढ़ाई पढ़ता है, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। द्विकर्मक क्रिया कभी कभी किसी क्रिया के दो कर्म रहते हैं, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने राम को कलम दी। इस वाक्य में राम और कलम दोनों कर्म हैं यानी कारक हैं। विधि क्रिया क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का ज्ञान हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ। अपूर्ण क्रिया जिस क्रिया के इच्छित अर्थ नहीं निकलता, जिस क्रिया से इच्छित अर्थ नहीं निकलता उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद हैं, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। कतिपय आक्रामक क्रियाएं कभी कभी अकेले कर्ता से स्पष्ट नहीं होती। कतिपय अकर्मक क्रियाएं कभी कभी अकेले कर्ता से स्पष्ट नहीं होती। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बीमार रहा, इस वाक्य में बीमार पूरक है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने उसे महान बनाया, इस वाक्य में महान पूरक है। शब्द भेद 4 में आज हमने क्रिया की परिभाषा, धातु के भेद देखे हैं। उसके बाद क्रिया के भेद भी देखे, सकर्मक और अकर्मक उनमें भी कुछ भेद हैं वो भी देखे। आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम अगली बार मिलेंगे नया विषय लेकर। धन्यवाद।